अभी ये हमारा यहाँ पे जो है नेक्स्ट चैप्टर है बीम्स का और स्लैब्स का डिज़ाइनिंग वाला। ये मैं फ्लेंज्ड सेक्शन से पहले इसको बता रहा हूँ। उसका रीज़न है बिकॉज फ्लेंज्ड सेक्शन में एक टर्म आगे आने वाला है एल नॉट का, एक फॉर्मूले में आएगा एल नॉट, उसको हम कहते हैं एल नॉट। कहीं कहीं उसको एल नॉट लिखा जाता है, फिर उसको कहीं कहीं एल इफेक्टिव भी लिखा जाता है। तो ये दो नाम से उसको जानते हैं हम, जैसे कि एल नॉट हो गया या फिर एल इफेक्टिव हो गया, तो इस नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ चूंकि वहाँ पे एक फॉर्मूले में आएगी तो एक कन्फ्यूजन ना बना रहे, इसीलिए मैं इसको पहले यहाँ पे ये वाला चैप्टर करवा दे रहा हूँ। बिकॉज एल इफेक्टिव नाम की चीज़ जो है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हम इसको निकालना सीखते हैं, ये रीज़न है, इसको मैं पहले करवा दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये एल इफेक्टिव होता क्या है, ये क्या है, ये इफेक्टिव स्पैन। तो ये हमारी बीम का वो पोर्शन होता है जिसके लिए हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि ये हमारी बीम का वो पोर्शन है, यानी कि वो लेंथ है जिसके लिए हम क्या निकालते हैं, अपना बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमारी जितनी तरह की बीम्स होती हैं उन उतनी ही तरह की बीम्स के लिए हम यहाँ पे एल इफेक्टिव को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एल, देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने बनाया हुआ है, ये यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, एल क्लियर है। एल क्लियर का मतलब क्या है कि ये सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस है। एल इफेक्टिव जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये देखो, ये अगर मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट है तो इस सपोर्ट के सेंटर से और ये सपोर्ट 2 के सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो एल इफेक्टिव है। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव के दो डेफिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला डेफिनेशन आपके सामने, यानी कि फॉर्मूला आपके सामने एल क्लियर प्लस डी। अब ये एल क्लियर क्या है, ये रहा आपके सामने एल क्लियर, और डी क्या है, आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब मान लो कि ये जो है आपका कुछ इस तरीके से है, इतना कुछ डेप्थ है, ठीक है, और यहाँ ये सपोर्ट्स पे रखी हुई है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे डी है, इफेक्टिव डेप्थ आप लोग निकालना जानते ही हो, टिल द रेनफोर्समेंट होता है, तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। अब विड्थ ऑफ सपोर्ट कैसे लिया जाएगा, देखो वो आपको मैं बताता हूँ। सपोज करो कि ये जो आपका यहाँ पे सपोर्ट है, इसकी जो चौड़ाई है वो अगर मैं मान लूँ S1 है, ऐसे सपोज करो कि यहाँ पे जो आपका सपोर्ट है इसकी चौड़ाई जो है वो S2 है, यानी कि दोनों सपोर्ट्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका सेंटर से लिया जाएगा प्लस एल इफेक्टिव, ये प्लस, सॉरी एल क्लियर होगा, एल इफेक्टिव लिख दिया मैंने, एल क्लियर प्लस जो दूसरा आपका यहाँ पे सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट, S2, उस S2 का हाफ। तो ये इस तरीके से होता है, और ये हो गया आपका यहाँ पे एल इफेक्टिव। तो इस तरीके से लिया जाता है। अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट जो सपोर्ट्स की विड्थ है अगर वो बराबर है तो फिर वो डायरेक्टली लिख देंगे। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले ली जाती है, वो आपको एल इफेक्टिव मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस, इसमें देख लो, अगर कॉन्टिन्यूस बीम है या फिर स्लैब है तो उस केस में क्या है, हमें इसमें दो केसेस हो जाते हैं। सबसे पहला केस होता है, सबसे पहले केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है, यहाँ पे देखो ये विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है वो अगर एल क्लियर अपॉन 12 से कम है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एल क्लियर को डिवाइड करेंगे 12 से, देखेंगे अगर वो कम आ रहा है तो वो केस एक अलग होगा। अगर हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट एल क्लियर अपॉन 12 से ज़्यादा होगा तो वो केस एक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले केस में क्या है कि अगर कम है तो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे ऊपर सिंपली सपोर्टेड में था सेम टू सेम वही केस बन जाएगा, यानी कि एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू आपका क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट है, और ऐसी एल क्लियर प्लस डी ये आपका बन जाएगा। सपोज करो कि आपका पहला केस जो है, यानी कि ये वाला केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि क्या है, कहने का मतलब कि विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गया किससे, एल क्लियर अपॉन 12 से। तो उस केस में एल इफेक्टिव का वैल्यू एल क्लियर के बराबर हो जाता है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास में केस आता है पे कैंटिलीवर का, कैंटिलीवर बीम हो या फिर स्लैब हो, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे जो एल इफेक्टिव आप लेंगे वो एल क्लियर, यानी कि यहाँ से जो भी आपका एल क्लियर है यहाँ तक कहीं पे एल क्लियर होगा, ऐसे ये एल क्लियर हो गया, तो एल क्लियर प्लस D/2, ये आपके सामने डी है यहाँ पे, तो ये आपका एल इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद में फ्रेम्स का केस आ जाता है। फ्रेम्स में क्या होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है मेंबर में वो आपका एल इफेक्टिव होता है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये रहा आपका, ठीक है, एल इफेक्टिव। अब इसके बाद में आ जाता है लेटरल स्टेबिलिटी, बीम की लेटरल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये प्री में पूछता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये जितना भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीज़न है बिकॉज ये एग्जाम में प्री में डायरेक्टली पूछ लेता है, और मेंस में तो ये आपको आना ही चाहिए, बिकॉज मेंस में इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और प्री में ये एक एक दो दो चीज़ें जो होती हैं ये करवा लेता है, सॉल्व करवा लेता है। तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे ये रहा लेटरल स्टेबिलिटी।
अब लेटरल स्टेबिलिटी क्या है, सिंपली सपोर्टेड या फिर कॉन्टिन्यूस के केस में और फिर कैंटिलीवर के केस में, दोनों के केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल इफेक्टिव शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 बी या फिर 250 बी स्क्वायर अपॉन डी, ये फॉर्मूले होते हैं। या तो 60 बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 250 बी स्क्वायर अपॉन डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, ये और ये जो दो वैल्यूज़ हैं मिनिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लेनी है। अब एक चीज़ देखो, एसएसबी और कॉन्टिन्यूस के बाद में कौन सा हो गया हमारे पास, कैंटिलीवर हो गया। कैंटिलीवर में क्या होता है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 25 बी ले लिया जाता है, यहाँ पे ऊपर में कितना 250 है, ये रहा देखो 250, यहाँ पे 100 बी स्क्वायर ले लिया जाता है। तो ये अलग अलग है, ठीक है ना, एक 60 बी वैल्यू है यहाँ पे और एक आपके पास में 250 बी स्क्वायर अपॉन डी वैल्यू है। तो ये आपके डायमेंशंस हैं, ठीक। मान लो ये आपका बीम है इस तरीके से, यहाँ पे ये इसका ओवरऑल डेप्थ हो गया डी, कैपिटल डी है, और ये उसका क्या हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। तो ये डायमेंशंस यहाँ पे ऐसे मेंशन किए हुए हैं। तो कैंटिलीवर में ये हो जाता है और इसमें हमारे एसएसबी में ये हो जाता है। तो ये हम इस तरीके से अपना लेटरल स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अभी लेटरल स्टेबिलिटी का मैं एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू वो करवाऊंगा। बीम्स में देखो ये चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं, बीम्स के लिए मिनिमम टेंशन इन्फोर्समेंट कितना होता है, AST अपॉन BD 0.85 अपॉन FI, ये चीज़ होती है, ठीक। मिनिमम कंप्रेशन इन्फोर्समेंट 0, ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मैक्सिमम टेंशन एनफोर्समेंट उसी तरीके से 4% होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये रहा 0.04 BD, ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही ये मैक्सिमम कंप्रेशन एनफोर्समेंट कितना होता है, ये होता है, ये भी हम लोग जो है देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे देख लो स्लैब्स के केस में, स्लैब्स के केस में मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट कितना होता है, अगर 250 माइल्ड स्टील है हमारा, 250 है या फिर माइल्ड स्टील है, एक ही बात है वो, तो यहाँ पे हम कितना लेते हैं 0.15% लेते हैं टोटल एरिया का, ठीक है। अगर हमारा 415 या फिर 500 हो जाए, यानी कि HYSD हो जाए, तो फिर उस केस में क्या करते हैं 0.12% ले लेते हैं टोटल एरिया का, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पेसिंग की अगर हम बात करें, रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग की अगर हम बात करें, तो मेन बार्स जो होती हैं वो 3D या फिर 300 mm, इनमें से मिनिमम वैल्यू ली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती हैं वो 5D या फिर 450 mm, इनमें से मिनिमम जो होता है वो लिया जाता है। अब ये स्लैब्स की बात हो रही है, देखो यहाँ पे, तो ये मेन बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है, तो ये देखो मान लो मैं यहाँ पे एक स्लैब ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने स्लैब ड्रॉ कर ली। तो ये जो लंबाई वाली आप जो देख पा रहे हैं, ये आपकी यहाँ पे क्या है, मेन बार है, ठीक है, ये आपकी मेन बार है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस लिए होती है, देखो ये यहाँ पर डाली जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार डाली जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम क्या होता है कि वो जो स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अंदर में, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपका, लो डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। चलो एक मेन बार है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। मेन बार के लिए हो गया 3D और 300 mm मिनिमम लेना है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार में 5D और 450 mm ये मिनिमम लेना है। अगर मैं मैक्सिमम डायमीटर की बात करूँ कि एक स्लैब के अंदर मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर डायमीटर, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डायमीटर है, ठीक है, ये कितना है, ये डायमीटर है। और डायमीटर कितना होना चाहिए, ये होता है स्लैब थिकनेस अपॉन 8, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम डिफ्लेक्शन के बारे में, हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आती हैं और प्री में भी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में आती हैं ये चीज़, प्री प्लस मेंस। ये चीज़ें कभी नहीं छोड़नी है, मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर ही जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो याद कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने डिफ्लेक्शन पे। तो डिफ्लेक्शन जो है हमारा यहाँ पे दो तरह के डिफ्लेक्शन, बीम और स्लैब दोनों में सेम रहने वाले हैं फॉर्मूले। दो तरह के डिफ्लेक्शन होते हैं, एक फाइनल डिफ्लेक्शन होता है, एक डिफ्लेक्शन होता है। इन दोनों का मतलब क्या है, फाइनल डिफ्लेक्शन होता है बन जाने के बाद, फाइनल जो हम डिफ्लेक्शन देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म में जो हम डिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं वो डिफ्लेक्शन। जो यहाँ पे सेकंड वाला है, ये कौन सा डिफ्लेक्शन है, मान लो आपने अभी कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के कुछ टाइम में ही तुरंत से आप जो है देख रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन आता है। फाइनल डिफ्लेक्शन आता है सबसे लास्ट में, सारी चीज़ें हो जाने के बाद में आप फाइनल डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो फाइनल डिफ्लेक्शन जो है वो स्पैन अपॉन 250, यानी कि जो आपकी स्पैन है, जो भी उसकी लंबाई होगी, उसको अगर हम 250 से डिवाइड कर दें तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आपकी स्पैन जो है, ये रही स्पैन, इसको मैं L ले लेता हूँ, ये आपका स्पैन है यहाँ पे। तो इस L को जब मैं 250 से डिवाइड करूँगा, कुछ भी एक वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल डिफ्लेक्शन है वो इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे इससे कम ही होना चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि मैंने जो अपनी बीम या फिर स्लैब डिज़ाइन की है वो मेरी सही बनी है, ठीक है। अब ये फाइनल डिफ्लेक्शन किस किस चीज़ की वजह से होता है, देख लो फाइनल डिफ्लेक्शन जो है हमारा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये हर एक लोड की वजह से होता है, श्रिंकेज, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों की वजह से होता है, मतलब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या है हमारा, दो चीज़ें हैं डिफ्लेक्शन में, एक है 20 mm मिनिमम, या तो 20 mm हो या फिर अपना स्पैन अपॉन 350 हो, दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब ये क्या होता है, मेजर्ड एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, यानी कि जिस टाइम पे हमने कंस्ट्रक्ट किया उसी टाइम पे देखा जाता है। यहाँ पे हम डेड लोड का, लाइव लोड का इफेक्ट जो है कंसिडर करते हैं, ये चीज़ें हैं। और ऊपर वाले में क्या था भैया, हमने टेम्परेचर, श्रिंकेज, क्रिप, हर एक चीज़ यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है, ये वैल्यू को याद कर लेना, 20 mm स्पैन अपॉन 350, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है बहुत बार, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट होता है, ठीक है। लिमिट कैसा होता है कि यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ लेके आ रहे हो, हम ये मानते हैं वो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। कौन सी सर्टेन कंडीशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मेरा कहने का क्या है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ कब आ रही हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन के लिए आ रही है, ठीक है ना। अगर वो कंडीशंस बदल जाती हैं तो ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ये समझ लो। कहने का मतलब, चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो जैसे यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूँ और समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं ये कंडीशन रख देता हूँ कि भैया ये जो डेप्थ है ये अगर 10 mm से कम होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस तरह की कुछ कंडीशंस, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब वो हमारी क्या कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है एग्जाम में। देखो, डिफ्लेक्शन में भी एज्यूम्ड विद इन द लिमिट्स, डिफ्लेक्शन जो है लिमिट्स के अंदर एज्यूम किया जाएगा अगर स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशो जो है वो जस्टिफाइड हो। जस्टिफाइड यानी कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ रखी हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, अगर इतनी ही आ रही हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ जस्टिफाइड है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशो जो है वो दे रखी है हमने, ये जो टेबल बनाया हुआ है। अब स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ, इसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इस रेशो को मैंने मान लिया, ये पूरे रेशो को मैंने ए के बराबर माना हुआ, एक मैंने ऐसी नाम दे दिया ए, ठीक है, ए के बराबर मैंने माना हुआ। और यहाँ पे मैं यही देख रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग को चेक करना है कि आपकी जो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू आ रही है वो इस ए से मतलब जस्टिफाइड होती हो, ठीक है ना। बात सुन रही, कैसा जस्टिफाई, ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशो है वो या तो बराबर आए इन वैल्यूज़ के या फिर इनसे ज़्यादा आना चाहिए, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारे जो स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशो है वो या तो बराबर आ जाए इन सब वैल्यूज़ के या फिर इनसे ज़्यादा आना चाहिए। अगर कैंटिलीवर बीम है तो 7 हो जाता है वैल्यू, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20, कॉन्टिन्यूस है तो 26 हो जाना चाहिए। और ये वैल्यूज़ कब तक वैलिड होती हैं, 10 मीटर की जो आपकी बीम होगी उसके लिए होता है। यानी कि एक ऐसी बीम जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वाले वैल्यूज़ वैलिड होती हैं। अगर हमारी 10 मीटर से ज़्यादा लंबाई हो तब उस केस में हम एक मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं 7, 20, 26 ये बदल जाती हैं बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। स्लैब के केस में यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। क्या होता है स्लैब के केस में, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मेरे पास में है, अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे FE 250 के लिए जो मेरे स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशो वो 35 होगा। अगर वहीं सिंपली सपोर्टेड बीम है और मैंने FE 415 या फिर 500 यूज़ कर दिया है तो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशो जो है वो 28 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर था उसी तरीके से यहाँ भी है, यानी कि मेरी जो वैल्यूज़ आने वाली हैं वो इनसे बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, ये चीज़ है। अच्छा, एक ट्रिक है याद करने का तरीका है कि यहाँ पे अगर 35 है तो यहाँ पे फिर कितना होगा 28। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे 415 या फिर 500 के लिए जो वैल्यूज़ आती हैं, जो रेशो की वैल्यूज़ आती हैं वो इन सब वैल्यूज़ का 80% होती है। देखो मैंने यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ, 35 इंटू 0.8 तो 28 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 40 है, 40 मैंने 0.8 से मल्टीप्लिकेशन किया 32 आ गया। तो ये सब वैल्यूज़ मेरी हैं, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ बहुत पूछी जाती हैं, इन सबको याद कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोग को जो है करके दिखा देता हूँ लेटरल स्टेबिलिटी वाला, और बाकी क्वेश्चंस भी हम इसमें जो है अपने करेंगे, MCQs के क्वेश्चंस करेंगे और डिज़ाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।